Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology for your UPSC preparation. Now our period of reference for this particular video would be 3rd to 9th of November. So 3rd November से लेके 9th November तक जो भी science and technology related जो भी important news आई है वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में. ओके सो सबसे पहले देखते हैं इश्यूज टू बी कवर्ड. व्हाट इश्यूज शैल बी कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एक, रेडियो बर्स्ट स्पॉटेड इन द मिल्की वे. अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर रहे हो तो उसमें हर रोज हम एक फैक्ट डालते हैं. CBL फैक्ट्स नाम की सीरीज है, तो उसमें भी हमने ये रेडियो बर्स्ट की एक पिक्चर डाली हुई है. राइट, तो वो पिक्चर भी आप देख सकते हो और रेडियो बर्स्ट का एक फैक्ट भी डाला हुआ है. क्योंकि इसी हफ्ते रेडियो बर्स्ट स्पॉट करा है नासा ने मिल्की वे गैलेक्सी में, इसीलिए इससे रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. ओके ठीक है, चलो तो रेडियो बर्स्ट स्पॉटेड इन मिल्की वे देखेंगे. फिर जुपिटर के ना आपको पता है 79 मून्स हैं, उनमें से एक मून है जो कहते हैं कि शायद हैबिटेबल हो सकता है, वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है. उस मून का नाम है यूरोपा. यूरोपा पता है कैसा मून है? पूरा ना आइस का बना हुआ है. ठीक है, बाहर का उसका सरफेस ना आइस का है और उसके अंदर कहते हैं आइस के अंडरग्राउंड एक आपको मिल सकता है, ओशियंस मिल सकते हैं. ठीक है, तो उसमें ना वाटर पॉसिबल है और जहां वाटर की पॉसिबिलिटी होती है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी बन जाती है. राइट, तो पूरा आइस की कवरिंग है, आइस के नीचे शायद लिक्विड वाटर हो सकता है. तो यूरोपा के बारे में अभी रिसेंटली कुछ और फैक्ट्स आए हैं, वो देख लेंगे. ठीक है, देन इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा है करंट अफेयर्स के कि इसरो ने अभी रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है. तब हमने जो फैक्ट्स देखे थे ना, उसके बाद और आर्टिकल्स आए हैं इस पे जिन्होंने और डिटेल्स बताई हैं इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में. तो इसीलिए कंटिन्यूएशन में इसे भी करेंगे. ये पिछली बार भी कवर हुआ था, दोबारा कुछ फैक्ट्स देख लेंगे इसके. और एंड में हम देख लेंगे, कुछ न्यूज आ रही है कि फाइजर कह रहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में और ऑलमोस्ट रेडी है, 90% काम कर रही है. राइट, तो कोविड-19 वैक्सीन जल्द ही आ सकती है, तो इसकी न्यूज एक बारी देख लेंगे. पर जब वैक्सीन आएगी ना तब उसको डिटेल में करेंगे, अभी तो बस न्यूज आई जा रही है. ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं रेडियो बर्स्ट स्पॉटेड इन मिल्की वे से. नाउ इससे रिलेटेड क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इवेंट था तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड आर्टिकल आए, हिंदू में भी आए हैं. बट हमने जो इस क्लास के लिए, इस लेक्चर के लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं वो एक आर्टिकल प्रिंट में आया था और इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में. ओके, तो वो देख लेते हैं. Now, NASA has reported that on April 28, it observed a mix of X-ray and radio signal never observed before in the Milky Way. ठीक है, अब NASA ने ना April 28 को रेडियो बर्स्ट या जिन्हें कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व करे थे मिल्की वे में. नाउ नासा ने मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर कभी भी आज तक रेडियो बर्स्ट जो होता है वो ऑब्जर्व नहीं करा. नाउ मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बर्स्ट क्या होता है. रेडियो वेव्स आपको पता है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, एक विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, उस पे फिर एक्सरेज भी होती हैं, गामा रेज, रेडियो वेव्स भी होंगी, इंफ्रारेड रेज, ये बहुत सारी जितनी भी वेव्स है ना, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सारी वेव्स के नाम ले रहा हूं मैं. ठीक है, नाउ इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक पार्ट है रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है EM स्पेक्ट्रम, उसका जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना वो होती है रेडियो वेव्स की. ये जो स्पेक्ट्रम है ये वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइडेड है ना, तो रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती हैं और रेडियो वेव्स ही हम कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, अर्थ पे भी. नाउ रेडियो वेव जो होगी ना उसका बर्स्ट, एकदम हाई लेवल्स ऑफ सिग्नल देखे गए थे मिल्की वे गैलेक्सी में. द रीजन व्हाई वी कॉल इट बर्स्ट इज, बर्स्ट क्या होता है, एकदम से कोई चीज जैसे पटाखा फूटता है. ठीक है, तो बर्स्ट क्या होगा कि एकदम से बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हाई एनर्जी आई है. राइट, जैसे कोई पटाखा वगैरह फूटता है तो आपने देखा होगा ना कि अभी दिवाली में देखोगे कि जब पटाखा फूटता है तो पटाखा जब फूटता है तो वो बहुत शॉर्ट स्पैन, 1 सेकंड का उसका वो होता है टाइम पीरियड, बट उस 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि लाइट एनर्जी निकलती है, साउंड एनर्जी निकलती है, 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलनी. राइट, उसे बर्स्ट कहते हैं, फायर क्रैकर बर्स्ट कर रहे हो आप. नाउ रेडियो बर्स्ट क्या होगा कि 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड के अंदर अंदर इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रेडियो वेव निकली है.
ठीक है, हाई एनर्जी रेडियो वेव। तो वो जो रेडियो वेव निकली है ना, जैसे साउंड वेव्स निकलती है फायर क्रैकर बर्स्ट होने में, वैसे ही किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से रेडियो वेव्स निकली हैं, पर बर्स्ट की फॉर्म में निकली हैं। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड के लिए। क्लियर? अच्छा, क्योंकि हाई एनर्जी थी इसकी, ये रेडियो वेव का जो बर्स्ट निकला ना, इसके साथ साथ थोड़ी हमें एक्सरे सिग्नल्स भी दिखे, एक्सरे वेव्स भी थोड़ी सी निकली, बट ज्यादातर ये रेडियो वेव्स का ही बर्स्ट था। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंटली द फ्लेयर अप इट ऑब्जर्व इंक्लूडेड द फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट। इसे FRB कहते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट का मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा तेजी से। फास्ट रेडियो बर्स्ट सीन विद इन द गैलेक्सी। नाउ अप्रैल 28 में ये देखा गया था, उसके बाद 3 पेपर्स पब्लिश किए गए, और नवंबर 4th को इन पेपर्स, इन रिसर्च पेपर्स को आपने ना फिर एक जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया। ठीक है, तभी ये हम अभी पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन तो तब हुई थी, पर जब ये ऑब्जर्वेशन हुई, उसे स्टडी भी करना होता है ना, उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, क्या रीजन था, कहां से ये रेडियो बर्स्ट आया, वगैरह वगैरह। तो वो पेपर पब्लिश किए थे। ठीक है, यहां पे FRB की डेफिनेशन दी हुई है। दीज आर ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स व्हिच आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? जैसे आपका सन हो गया, मून हो गया, आपका अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गए। नाउ ये जो सारे एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली बॉडीज है ना, इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। जब भी कभी इनकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पे शिफ्ट हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कोई भी इनकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, तो रेडियो वेव्स निकलती हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि हर स्टार, हर प्लैनेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जब भी चेंजेस आएंगे रेडियो वेव्स निकलेंगी। पर जब बहुत ही हाई मास का कोई हेवनली ऑब्जेक्ट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एकदम से शिफ्ट होती है, मतलब एक हाई मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जब चेंजेस आएंगे तो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स निकलेंगे, और कभी कभार फास्ट रेडियो बर्स्ट भी निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ, by astronomical objects with changing magnetic fields whose durations lie in the millisecond scale, milliseconds, थोड़े टाइम के लिए, तभी burst है, because of which it is difficult to detect them and determine their position in the sky. ठीक है, these bursts of radio waves are sometimes accompanied by X-rays, जैसा कि इसके साथ हुआ है। ठीक है, नाउ FRBs, फास्ट रेडियो वेव बर्स्ट जो हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट का सोर्स क्या होता है? देखो, पता क्या था, ये जो रेडियो बर्स्ट है ना, ये हमने कभी 2007 में ऑब्जर्व किए थे, कभी नासा ने ना 2007 में ऑब्जर्व किए थे। पर ये जो रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व किया था ना, ये किसी और गैलेक्सी में था। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि जो अभी इस साल के अप्रैल में रेडियो बर्स्ट हमने देखा है, वो पहला है मिल्की वे में। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें ये पहला रेडियो बर्स्ट हमने ऑब्जर्व करा है। वैसे रेडियो बर्स्ट हम ऑब्जर्व कर चुके, पर किसी और गैलेक्सी में। तो जब ये हमने रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व करा था ना, तो रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व तो कर लिया, पर इसका सोर्स, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में हमें पता नहीं लगा था, और इस पे बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी। बहुत सारे लोग आशंका लगा रहे थे कि क्या हो सकता है, कैसे ओरिजिनेट हो सकते हैं। बट इस बारी अप्रैल 28 को जो ये रेडियो बर्स्ट हुआ, इसने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि क्यों ये रेडियो बर्स्ट होते हैं और इनका क्या सोर्स या ओरिजिन है। तभी ये स्टडी सिग्निफिकेंट है। The source of the FRB detected in April in the Milky Way is very powerful magnetic neutron star, referred to as magnetar. मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार को मैग्नेटार भी कहते हैं, वो सोर्स था इस FRB का। ठीक है, कॉल्ड, अच्छा, इस मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार का नाम क्या था? SGR 1935+, ये लंबा सा नाम है या ये नाम है। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, SGR 1935। ये मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार जो था ना, ये सोर्स था आपका रेडियो बर्स्ट का। अब मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार होते क्या हैं? होता क्या है कई बारी कि जब आपका स्टार का, जो भी आपका स्टार है, जैसे हमारा सन है, इसका कोर में जब फ्यूल खत्म हो जाता है ना, तो कई स्टार्स, वैसे तो कई स्टार्स सुपरनोवा करते हैं और फिर कोलैप्स होके ब्लैक होल बना देते हैं। कई स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं, फिर कोलैप्स होके व्हाइट ड्वार्फ्स बना लेते हैं। कई स्टार्स क्या करते हैं कि कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं, फ्यूल खत्म हो गया, कोलैप्स करना शुरू कर देंगे, और जो जितना उनका मास था ना, वो एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। मतलब
मान लो ये पेन है, इसको मैं कंप्रेस करने लग जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पेन का मास जो इतने एरिया में फैला हुआ है, अब इतने से एरिया में फैल जाएगा। अगर आप ये फोन है, इसको कंप्रेस करते जाओ, तो ये पूरे फोन का जो वेट है, मास है, वो एक पॉइंट तक भी आप लेके जा सकते हो, अगर इस फोन को हम कंप्रेस कर सकें पॉइंट तक, राइट? तो न्यूट्रॉन स्टार्स पता है क्या होते हैं? स्टार्स ना कंप्रेस होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी। तो स्टार्स कंप्रेस होते होते पूरा स्टार का वेट एक छोटे से एरिया में सीमित हो जाता है। जैसे एक शहर जितना बन जाए हमारा सन, हमारा जो सन है इतना कंप्रेस हो गया कि एक शहर, एक सिटी जितना बन जाए, और उस सिटी में मास होगा सन जितना ही, इतने छोटे ऑब्जेक्ट में इतना मास हो। क्लियर? नाउ ये जो स्टार बन गए ना ऐसे, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। जो इतने कंप्रेस होके हाई मास स्मॉल एरिया वाले ये जो स्टार्स कोलैप्स कर गए, इन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। नाउ जिन न्यूट्रॉन स्टार्स की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, उन्हें हम मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं, या शॉर्ट से मैग्नेटार। तो स्टार कई तो व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे, कई ब्लैक होल बनेंगे, कई कोलैप्स होकर इतने छोटे एरिया में मास को कंसंट्रेट कर देंगे, और जिनकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है वो मैग्नेटार होंगे। नाउ जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो रेडियो वेव्स हैं उनका सोर्स क्या है, कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। नाउ मैग्नेटार्स की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट करेंगे तो फास्ट रेडियो बर्स्ट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। This magnetar is located in the constellation Vulpecula and is estimated to be between 14,000 to 41,000 light years away. ये इतना दूर है ना। आपको पता है लाइट ईयर्स क्या होते हैं? 14,000 लाइट ईयर्स अगर ये दूर है, दैट मींस ये जो इवेंट है ये 14,000 साल पहले हो चुका है। इससे लाइट या इससे रेडियो वेव्स अब हमारे पास जाके पहुंच रही हैं। जो भी सिग्नल आ रहा है, ईएम रेडिएशन आ रही है, अब जा रही है, हमने अब डिटेक्ट करा है, क्योंकि इस रेडिएशन को हम तक पहुंचने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही। इट इज 14,000 लाइट ईयर्स अवे। खैर, FRB was part of one of the magnetar's most prolific flare-up. ये इस मैग्नेटार का सबसे बड़ा फ्लेयर अप था। तभी आशंका लगाई जा रही है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो पोल्स पे स्ट्रांग होती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे। तो आशंका ये लगाई जा रही है कि इस मैग्नेटार के पोल्स पे से ये सोर्स निकला है, ये पोल्स पे कुछ चेंजेस हुए हैं और वहां से रेडियो बर्स्ट निकला है। ठीक है। The radio burst on the other hand lasted for thousandth of a second. ये डिटेल है, ठीक है। What is magnetar? ये आप देख सकते हो, जो मैंने अभी बताया वही यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, कौन से टेलीस्कोप्स ने इसे डिस्कवर करा है? देखो, नासा के ना 4 टेलीस्कोप्स थे। नासा या नासा के पार्टनर्स जो हैं, उनके 4 टेलीस्कोप्स थे। चारों ने ये रेडियो बर्स्ट डिस्कवर करा है। वो 4 टेलीस्कोप्स कौन से थे? एक तो नील गेहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, फेमी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। ये दोनों ना स्पेस टेलीस्कोप है, ये सैटेलाइट जो है उसके ऊपर टेलीस्कोप लगाए हुए हैं। फिर तीसरा है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट चाइम, और सर्वे फॉर ये स्टेयर 2, इसका फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। ये दोनों लैंड बेस्ड है, ये स्पेस बेस्ड थे टेलीस्कोप्स। ये चारों टेलीस्कोप्स ने ना ऑब्जर्व करी ये इवेंट, तभी नासा ने कंफर्म करा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नासा के टेलीस्कोप्स ने ही ये ऑब्जर्व करा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इंटेग्रल स्पेस टेलीस्कोप ने भी ऐसी इवेंट ऑब्जर्व करी थी, उन्होंने पेपर पब्लिश नहीं करा। दो रशिया कोनोस डिटेक्टर ऑन नासास विंड स्पेसक्राफ्ट, उसने भी करा है। चाइना का इनसाइट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इन्होंने भी करा है। ठीक है, ये है न्यूज बस। ऑलराइट, चलो, हाँ, एक स्क्रीनशॉट मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से निकाला है, विच इज व्हाई इज दिस ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंट, वो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है जी, चलो। अब यूरोपा कैन ग्लो इन द डार्क। अब जैसा कि आप जानते हो, हर प्लैनेट की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है ना, अर्थ के पास तो सिर्फ एक मून है, मार्स के पास 2 मून है। ठीक है, वैसे ही कई प्लैनेट्स के पास एक भी मून नहीं है, कईयों के पास 2 से भी ज्यादा मून है। नाउ जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जिसके 79 मून है जिसके पास। ठीक है, जुपिटर के पास 79 मून है, और उसमें से जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनीमीड, जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट मून। खैर, गैनीमीड एक ऐसा मून है जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। ठीक है, फिर जुपिटर का एक और मून है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है यूरोपा।
यूरोपा पॉपुलर पता है क्यों है? क्योंकि यूरोपा पे आशंका है कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। व्हाई? बिकॉज यूरोपा की जो आउटर कवरिंग है ना प्लैनेट की, वो पूरी आइस की बनी है। और ये लगाया जा रहा है, ये स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि उस आइस की लेयर के नीचे अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर है। और जहां लिक्विड वाटर होता है ना, वहां साइंटिस्ट को हमेशा लगता है कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो यूरोपा हैज स्ट्रक आवर इमेजिनेशन बिकॉज पीपल थिंक कि या साइंटिस्ट या एस्ट्रोफिजिसिस्ट थिंक दैट लाइफ एज वी नो इट इज पॉसिबल ऑन यूरोपा। क्लियर? अब यूरोपा के बारे में एक और स्टडी आई है, वो पता क्या कहती है कि जितनी भी सैटेलाइट्स होती है ना, जितने भी ये मून्स होते हैं, ये खुद से लाइट नहीं एमिट करते, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको पता है हमारा मून जो हमें विजिबल है, वो सन की लाइट हम तक पहुंचा रहा है। तो सन की लाइट उस पर स्ट्राइक होती है और बाउंस होकर हमारे पास आती है, हमें फिर वो दिखता है। राइट? तो सन की लाइट को यूज करके वो विजिबल होते हैं, वो खुद लाइट नहीं एमिट कर सकते। पर कह रहे हैं कि यूरोपा का जो मून है ना, ये सन की लाइट के बगैर भी ग्लो करता है। ठीक है? इट ग्लोज इन द डार्क। इसे सन की लाइट की जरूरत नहीं है, फिर भी ये ग्लो करता है। अब ये कैसे अनुमान लगाया जा रहा है, ये कैसे स्पेक्युलेट किया जा रहा है? वैसे तो साइंटिस्ट ने ना इसे एक्सपेरिमेंट के तहत बताया। कहने का मतलब यह है कि यूरोपा को नो वन हैज सीन यूरोपा ग्लो इन द डार्क। किसी स्पेसक्राफ्ट ने, किसी टेलीस्कोप ने यूरोपा को ग्लो करते देखा नहीं है। फिर हम कैसे कह सकते हैं यूरोपा ग्लोज इन द डार्क? आपने एक यूरोपा जैसा एनवायरमेंट बनाया है अर्थ पे ही, और उस पे जुपिटर वाला एनवायरनमेंट बनाया और आपने देखा वो ग्लो करने लग गया। ठीक है? वैसे हुआ है। अर्थ पे आपने एक आइसी सा वाटर का आइस चेंबर सा बनाया है और उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स डाले जो यूरोपा पे हो सकते हैं, मिनरल्स वगैरह, और फिर आपने देखा कि वो ग्लो करने लग जाता है। ठीक है? ये है, ऐसा दिखता है। Now, Jupiter's icy moon Europa, which is said to be the next favorite exploration destination, क्योंकि यहाँ life possible है, due to the presence of an under ice ocean, may actually glow in the dark. NASA scientists have discovered. अब कैसे? The findings are predictions made from Earth-bound experiments. खुद नहीं observe करा. At NASA's Jet Propulsion Laboratory in California. उन्होंने पूरा यूरोपा का environment recreate करा. The team found that moon possibly glows blue, white and blue-green through its ice and water interior even at night because of the radiation from its host planet Jupiter. ठीक है? Although the glow has not been directly observed by telescopes yet. Clear? अब ये साइंटिस्ट पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि सन के बाद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट आपके यूनिवर्स, आपके सोलर सिस्टम में जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है? अब जितना बड़ा प्लैनेट होगा ना, या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी बड़ी होती है जनरली। तो सन के बाद सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है जुपिटर की। अब इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो वहां पे पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है। ठीक है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वेव्स निकालता है। क्लियर? नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वेव्स है ना, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं। अब यूरोपा जो है ना, वो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में लाई करता है। ठीक है? जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां तक है तो यूरोपा यहां कहीं लाई कर रहा है। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये ना आसपास के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जुपिटर की हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यूरोपा के कंटेंट्स हैं, जो उसके अंदर मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एनर्जी, वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है? उनमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है। वो जैसे ही एक्साइट होते हैं, फिर उसके बाद वापस जाते हैं एक्साइटमेंट से नीचे अपने, तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं एक्साइटेड स्टेट से नीचे आके, वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। राइट? तो वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में जो रिलीज हो रही है, वो ब्लू ग्रीन ग्लो है। बिना सन की लाइट के, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो लाइट एमिट कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइट हो गया ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये रीजन दिया जा रहा है। Jupiter emits the strongest radiation after the sun and is surrounded by the biggest planetary magnetic field in the solar system, which accelerates charged particles to high energies. The enormous magnetosphere, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है जुपिटर के अराउंड, मैग्नेटोस्फेयर कहेंगे, spans over 1 million किलोमीटर। यूरोपा उसके अंडर है, और वही सारी चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड से एक्साइट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वो एनर्जी इमिट करते हैं। यूरोपा वही कर रहा है। मोर अबाउट यूरोपा, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं यूरोपा के बारे में, क्योंकि अब न्यूज में आ गया है, तो यूरोपा के बारे में और जान लेते हैं। यूरोपा is one of the more promising candidates when it comes to potential habitability. Why? Because of the presence of liquid water.
It is one of the 79 known moons of Jupiter. Jupiter also has the biggest moon in our solar system called Ganymede. ये पता होना चाहिए. It is the largest moon on our solar system. The moon is covered with a solid crust made of water ice and is thought to hold a sloshing ocean of liquid water underneath. Water is one of the strongest biomarkers or indicators of potential habitability or life possibility. Europa is fast becoming the next big destination in planetary research thanks to findings from ongoing Juno mission. Jupiter पे ना एक मिशन भेजा था नासा ने जिसका नाम है जूनो. जूनो ने जब जुपिटर के पास ये सैटेलाइट टाइप मतलब ये स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है तो इसने यूरोपा को भी ऑब्जर्व करा और यूरोपा से इमेजेस भी भेजी हैं. तो जो ये इमेजेस भेजी हैं यूरोपा को जो मैप करा उससे पता चला है यूरोपा का ये स्ट्रक्चर के लिक्विड वाटर का बना हुआ है. ठीक है, तो अभी जूनो मिशन है जुपिटर का, इसका नाम याद रखना. पूछ लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस इज सेंट बाय नासा टू जुपिटर ऐसे. तो और ये तो जूनो मिशन नासा भेज चुका है जुपिटर के लिए, पर यूरोपा के लिए खाली जो जुपिटर का मून है उसके लिए भी सेपरेट मिशंस की तैयारी हो रही है. मल्टीपल मिशंस टू द आईसी मून आर करंटली अंडर कंसिडरेशन. एक है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजने की कोशिश कर रही है. ठीक है, इसका काम क्या होगा, ये जो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है जूस मिशन, ये गैनीमीड को भी देखेगा, कैलिस्टो एक और मून है फेमस मून है, और यूरोपा को भी देखेगा. 2022 में इसने जाना है. देन नासा का यूरोपा क्लिपर, ये यूरोपा के लिए अगेन. ठीक है, और यही दो मिशन है, इनके नाम याद रखना बस आप. ऑलराइट, ये हो गया हमारा यूरोपा की न्यूज. नेक्स्ट, मोर ऑन इसरोज EOS-01. नाउ हमने तो पिछले हफ्ते भी आर्टिकल्स आए थे, इसलिए हमने अपने पिछले हफ्ते की करंट अफेयर सीरीज में EOS-01 के बारे में कर लिया था जो भी हमने करना था. बट इस हफ्ते भी ना काफी आर्टिकल्स आए हैं EOS-01 के बारे में. क्यों? क्योंकि इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है. पिछले हफ्ते हमने डिस्कस करा था कि इट इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड. इस हफ्ते लॉन्च हो गया, तो कई आर्टिकल्स में इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आई हैं. ठीक है, प्रिंट में आया है, हिंदू में आया, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, तो वो देख लेते हैं फर्दर डिटेल्स. ठीक है, ताकि हमारा ये EOS-01 का टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाता है, पिछले हफ्ते का भी इस हफ्ते का भी. तो पढ़ लेते हैं. This is ISRO's first mission since the launch of RISAT 2BR1, another Earth observation satellite similar to EOS-1 on December 11 last year. ठीक है, कहा यह जाता है कि जो हमने राइसैट सैटेलाइट भेजी है ना, ये रेडार इमेजिंग यूज करती है. देखो सैटेलाइट्स का काम है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का काम है कि ये ना अर्थ को ऑब्जर्व करें. ना एक आप ऑप्टिकल कैमरास से कर सकते हो. ठीक है, जो कैमरास है नॉर्मल. ना ऑप्टिकल कैमरास की एक प्रॉब्लम है कि ये लोग ना रात को लाइट तो इमिट होती नहीं है, तो रात की इमेजेस अच्छी नहीं आएंगी. क्लाउड कवर हो, फॉग हो, तो इमेजेस अच्छी नहीं आएंगी. तो इसके लिए ना आप रेडार इमेजिंग यूज करते हो. रेडार कैमरास ये रेडियो वेव से चेक करते हैं. ना ये क्लाउड कवर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, रात की भी प्रॉपर इमेजेस दे देंगे. तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इंडिया ने लॉन्च करी थी राइसैट. ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, फुल फॉर्म भी यही है, रेडार इमेजिंग सैट यानी कि सैटेलाइट. ना रेडार इमेजिंग सैटेलाइट हम 2 भेज चुके हैं बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए. हमने तीसरी भेजनी थी राइसैट 3 के नाम से, बट अब हमने उसका नाम चेंज कर दिया है, EOS-1 कर दिया है. ठीक है, पहले ये राइसैट की ही सीरीज का है. राइसैट में हमने सोचा था कि हम 3 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन भेजेंगे. 2 भेज चुके थे और फिर भेजना था, बट कोरोना वायरस आ गया और हम रुक गए. उसके बाद हमने सोचा कि हम नाम ही चेंज करते हैं, हम राइसैट क्यों रखें, हम EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही रखते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट इसरो हैड आल्सो सेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30. वो तो ठीक है, मतलब पिछले साल जब राइसैट भेजा था उसके बाद ये भी भेजा हमने. कम्युनिकेशन की सैटेलाइट है जिसने फ्रेंच गायना से आरियान रॉकेट से लॉन्च हुआ था. देयर आफ्टर इसरो लॉन्च शेड्यूल वाज एंटायरली, वो कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया. फिर ये इसरो की प्लानिंग थी कि हमने कितना भेजना, पर कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया. और कोरोना वायरस की वजह से डिले होने की वजह से हम कोई और मिशंस भी नहीं भेज पाए. जैसे हमने एक सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजनी थी, सोलर ऑब्जर्वेटरी नहीं, एक ना हमने मिशन भेजना था सोलर मिशन जिसका नाम था आदित्य L1, वो रुक गया. फिर हमने गगनयान जो भेजना है उसकी टेस्ट फ्लाइट भेजनी थी, वो रुक गया कोरोना वायरस की वजह से. और ये राइसैट वगैरह तो रुक ही गए. With EOS-1, ISRO is moving to a new naming system. हाँ, हमने नेमिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया. पहले जिस सैटेलाइट का जो काम होता था ना, उसी के हिसाब से नाम होता था. जैसे सैटेलाइट का नाम है कार्टोसैट,
तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका काम क्या होगा, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब मैप मेकिंग, मैप बनाना है अगर आपने, ठीक है। वैसे ही अगर आपका बहुत सारे नाम थे, ये सारा हो गया आपका, जैसे इनसैट सीरीज हो गया, ये कम्युनिकेशन के लिए है, तो जो फंक्शन होता था उसी के हिसाब से नाम रखते थे। बट अब इसरो ने डिसाइड करा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम है, चाहे कार्टोग्राफी के लिए हो चाहे मीटियोरोलॉजी के लिए हो, हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही नाम रखेंगे। और जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी अब वो इसी सीरीज का पार्ट होंगी। अगली जो आएगी वो EOS 02 होगी, 03, 04 सो ऑन, ठीक है। इसके फंक्शंस यहां पे दिए हुए हैं, वो तो हमने पिछली बार भी डिस्कस कर लिए थे। क्लियर? मोर ऑन राइसैट्स, ये जो रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स है इनके बारे में जो हमने अभी बात करी है वही लिखा हुआ है कि ये क्लाउड कवर, फॉग और सनलाइट के मोहताज नहीं है, बिना उसके भी परफेक्ट इमेजेस देते हैं, ठीक है। चलो, और लास्ट न्यूज है जो आई थी द हिंदू में, फाइजर एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, कोविड-19 वैक्सीन। नाउ फाइजर की जो कोविड-19 वैक्सीन है, ये जब आएगी ना, किसी भी कंपनी की जब वैक्सीन आएगी तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसे। अभी ना बस यही न्यूज आती जाएगी कि ये वैक्सीन डेवलप कर रहा है, ये वैक्सीन डेवलप कर रहा है, आने वाली है, आने वाली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आने वाली का स्टेटस है, जब आ जाएगी तब अच्छे से कर लेंगे। तो ये मैंने बस इसलिए इंक्लूड करा है कि आपको बता दूं कि फाइजर ने कहा है कि हमारी जो कोविड-19 वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में जा चुकी है, जो लास्ट फेज है बिफोर मार्केट लॉन्च। फेज 3 ट्रायल में जा चुकी है और फेज 3 ट्रायल में भी 90% सक्सेस रेट दिखाया है इसने, ये लिखा ही हुआ है 90% इफेक्टिव है। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि बहुत जल्द कोविड-19 वैक्सीन आ जाएगी, ठीक है। पर जब आ जाएगी तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। Alright, so that's it from my side guys. I hope you liked the lecture. Space related news ज्यादा थी इस बार ही फिर, but nonetheless वो भी important है हमारे लिए। खैर, अगर आपके कोई doubts हैं then please write to us those doubts in your WhatsApp groups or YouTube if this video is on YouTube or any other portal that we offer you. Alright, so thank you so much guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.